हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है प्रमोद। मेरे साथ है मनीष सैनी। मनीष से मैं पिछली बार मिला था कुछ दिन पहले ही, हमने एक टॉक रिकॉर्ड की थी। और आज हमारी टेबल्स जो हैं वो स्विच हो गई हैं। आज मनीष इंटरव्यू दे रहे हैं और मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ये है कि इंडिया में फ्रीलांसिंग मार्केट कैसे एक्सप्लोर किया जाए। मनीष फ्रीलांसर हैं इंडिया में, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस टॉपिक पे। तो आई थिंक वो सही कैंडिडेट हैं इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो मनीष, स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकें और बता सकें कि आपकी सॉफ्टवेयर जर्नी कैसे शुरू हुई है हमारे व्यूअर्स को। राइट प्रमोद। सो फर्स्ट, लाइक, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। सो लास्ट टाइम हमने कनेक्ट किया था, काफ़ी अच्छी बातचीत रही थी हमारी। सो फॉर व्यूअर्स जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम मनीष है और 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। जनवरी में ही मैंने अभी कंप्लीट किए हैं 10 ईयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और स्टार्टिंग से ही मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में रहा हूँ। एक चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। उसके बाद वहाँ मैंने फंक्शनल टेस्टिंग की, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन किया, फील्ड टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग, वो सब सीखा। फिर आफ्टर 5 ईयर्स वहाँ से मैंने मूव किया एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। वहाँ पे मैंने एक टीम लीड के तौर पे वर्क किया और 2 ढाई साल मैंने वहाँ पे काम किया है। फिनटेक बेस्ड क्लाइंट था उनका। उनके लिए हमने बहुत बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट की। स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन थी एक, उनके लिए पूरी क्यूए प्रोसेस सेट करना, राइट फ्रॉम के फंक्शनल टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, फिर उसको स्केल अप करना, सीआईसीडी पे रन करना, एंड देन परफॉर्मेंस इंफ्रा डिसाइड करना। ओवरऑल मतलब स्क्रैच से लेके हमने उनकी क्यूए प्रोसेस बिल्ड करना स्टार्ट की और एक अच्छे मतलब पॉइंट तक लेके गए। फिर वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला कैसे हम ऑटोमेशन करते हैं, कैसे उस चीज़ को स्केल करते हैं। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई फॉर रिमोट, और कह सकते हैं फ्रीलांसिंग ही थी वो, बट थोड़ा अलग होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग थी। उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग और फ्रीलांसिंग में क्या फ़र्क है। सो कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी थी फॉर ए यूएस बेस्ड कंपनी, डिजिटल ओशियन। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस थी, तो 10 महीने तक मैंने वहाँ काम किया, 10-11 महीने। फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा और फ्रीलांसिंग पे मैंने एक्सपीरियंस किया और फ्रीलांसिंग की गिग्स की, और फिर दोबारा एक फुल टाइम रिमोट अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एज ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर इजराइल कंपनी अकामाई। और अभी मैं उसी के साथ कर रहा था। तो रिसेंटली मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ है, एंड इन बिटवीन मैं फ्रीलांसिंग करता रहता हूँ, और साथ साथ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। राइट। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। इंडिया में फ्रीलांसिंग बड़ा कॉमन मार्केट नहीं है, राइट। राइट। और ट्रेडिशनली जैसे मैक्सिमम जो हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन रही है, वहाँ पे परमानेंट स्टेबल जॉब, एक नौकरी में घुसे, जिस मेरे पापा फौज में थे, बिल्कुल एक में घुसे, उसी में 50 साल करके रिटायर हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब तुमने सोचा कि परमानेंट नौकरी से फ्रीलांसिंग में जाना है या कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, जो कि मैक्सिमम 1 साल के होते हैं, कुछ महीनों के होते हैं, तो परिवार की तरफ से तो मेरे ख्याल से कुछ डाउट्स, दिक्कतें आई होंगी, या कुछ ऐसा फेस करना पड़ा तुम्हें, या हाउ वाज इट फॉर यू? नहीं, एज सच नहीं था कि मतलब एक तो मतलब मेरी फैमिली और बैकग्राउंड उतना टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है वो लोग, तो उनको आइडिया नहीं है कि मतलब फ्रीलांसिंग क्या होती है, एक फुल टाइम जॉब क्या होती है। उनको ये है कि ठीक है, जो तुम कर रहे हो अब तुम्हारे ऊपर है। अब हम हमारा काम पढ़ाना लिखना था, आगे जो करना है अब तुम्हारा काम है। ओके। उसके अलावा ठीक है, मैरिड था मैं, थोड़ा फाइनेंशियली मुझे एक था कि पता नहीं मतलब क्या होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद, शादी के बाद, बंदा थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है। बट राइट। रिमोट अपॉर्चुनिटी थी, मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। वाइफ जॉब कर ही रही थी साथ में, तो मुझे वो टेंशन नहीं थी कि मतलब ठीक है यार, कल को 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जॉब चली गई तो क्या होगा, ठीक है मिलकर कर लेंगे। और दूसरा चीज कैलकुलेशन ये भी थी कि जब आप कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो और यूएस की कंपनी है, तो जो पे मिल रहा है वो मैंने कैलकुलेट किया कि अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर मैंने 6 महीने भी जॉब कर ली तो मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल अगर मैं इंडिया में करता, उतना कवर अप हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे 2 या 3 महीने लगते भी है नया कुछ ढूंढने में, तो मैं कवर्ड अप हूँ फाइनेंशियली। तो ठीक है, रिस्क लेने के लिए मैं रेडी था, तो ट्राई करके देखते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे ये मार्केट वर्क करता है।
लिंक्डइन पे किसी ने मुझे अप्रोच किया, मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया, चीज़ें मूव ऑन होने लगी, तो मैंने सोचा ठीक है, गिव इट ए ट्राई, लेट्स सी कि चीज़ें जाती कहाँ है। आई थिंक तुमने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर तुम 6 महीने भी काम कर लेते हो तो तुम 1.5-2 साल का पैसा जोड़ लेते हो, राइट? तो राइट। इन ए वे भले ये चीज़ रिस्की लगती है, बट तुम इसमें टाइम कमा रहे हो, तो इन बिल्कुल। बिटवीन अगर जॉब्स हो भी तो ये तुम्हें थोड़ा कुशन प्रोवाइड करता है। आई थिंक शायद एग्जैक्टली। तुमने एक और चीज़ जो बताई कि आपकी वाइफ काम करती थी, तो उससे भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई अगर जॉब नहीं बिल्कुल। भी है तो यू हैव, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके पास जॉब नहीं है, क्या करोगे? तो आई थिंक बिल्कुल। वो भी एक, मेरे ख्याल से एक फैक्टर है जो काफ़ी लोगों को शायद हेल्प करेगा अगर उनका राइट। पार्टनर काम करता है तो। बिल्कुल। cool। बट तुम्हारे मन में कुछ डाउट्स आई थी जब ये, मतलब आई कैन इमेजिन कि भाई पैसा काफ़ी अच्छा है, राइट? जैसा आप बताया कि भाई 1.5 साल या 2 साल का पैसा कमा पा रहे हो, बट एक बिल्कुल। दो बार को भी ये लगा था कि यार मैं अपनी परमानेंट नौकरी छोड़ रहा हूँ और एक ऐसी नौकरी में जा रहा हूँ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग उस टाइम पे एक डाउट ये तो था कि ये चीज़ वर्कआउट होगी या नहीं, वर्कआउट इन द सेंस कि मैंने कंपनी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है, बट वो फिजिकली यहाँ कहीं प्रेजेंट नहीं है। क्या पता, मतलब मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया, 2 महीने बाद वो मना कर दे, या मैं 1 महीने काम करूं, मेरी सैलरी नहीं आए, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में आपका एक प्लेटफॉर्म पे पहले आपके पास यूएसटी में पैसे आएंगे, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट उस टाइम तक मुझे आइडिया नहीं था कि ये वर्क कैसे करता है, कि मेरे पास कुछ आएगा कैसे आएगा। सो वो एक रिस्क सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां था कि यार पता नहीं, मतलब कर तो रहा हूं मैं, कुछ स्कैम ना हो। आई डोंट नो कि मतलब कैसे होता है क्या नहीं, बट ठीक है। फिर उसके बाद लगा कि यार चलो, अब कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, देख लेंगे, फिर तो जो होगा देख लेंगे। तो हाँ, ये वाला रिस्क जरूर था। इन ए वे ऐसा नहीं था कि मैं अपने परमानेंट जॉब छोड़ के एक रिमोट मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग वाली पोजीशन ले रहा हूँ। उसमें मैं मुझे क्लियर था कि हाँ ठीक है, फाइनेंशियली ये बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे अभी, तो मैं ये ले लेता हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये रिस्क जरूर था कि यार ये स्कैम तो नहीं है कुछ ऐसा कि मतलब मैंने किया या फिर कंपनी बाद में डिले कर रही है, क्योंकि आप इंडियन लॉज में नहीं है वो चीज़, आप बाहर की कंपनी है। आई डोंट नो कि मैं अगर कुछ गलत होगा तो मैं कैसे उसको प्रोसीड कर पाऊंगा। दैट इज़ करेक्ट। आई थिंक तुमने काफ़ी अच्छे रिस्क एक दो बताए यहाँ पे। एक तो जो रिस्क पहला बताया कि भाई कोई चीज़ स्कैम भी हो सकती है, राइट? सो बिल्कुल। सही क्रेडेंशियल क्रेडिबल कंपनी को ज्वाइन करना, ये एक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। दूसरा तुमने टाइम का बताया कि क्या पता 1-2 महीने में ही चीज़ें काम ना करें, राइट? तो ये राइट। कुछ रिस्क होते हैं जो आई थिंक लोगों को शायद ध्यान में रखने चाहिए। पैसा एक अपने आप में काफ़ी लुक्रेटिव चीज़ है, बट ये कुछ रिस्क हैं बिल्कुल। जो एटलीस्ट लोगों को तैयार रहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हम्म। हो भी सकती हैं। तो आई एम ग्लैड कि तुमने रिस्क के बारे में भी थोड़ी बात की। अब हम राइट। बात करते हैं कि जब मन बना लिया कि भाई ये चीज़ करनी है, तो फिर कैसे हम्म। सेटअप किया, मतलब हाउ डिड यू सेटअप योर कंपनी? सो सेटअप दो टाइप से होता है कि सपोज कॉन्ट्रैक्टिंग में भी फिर मैंने एक्चुअली मैं एक थर्ड पार्टी के थ्रू काम करता था। सो उस थर्ड पार्टी के थ्रू इंडिया में काफ़ी लोग काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक दो लोगों से पहले कनेक्ट किया, एक बार जब आप कम्युनिटी में इन हो जाते हो उनके, तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि यार आसपास कौन है। तो एक दो और लोग थे, दिल्ली एनसीआर में ही थे वो, मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो मैंने उनसे कनेक्ट किया कि यार कैसे वर्कआउट होता है, किस तरीके से। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब आप एज ए फ्रीलांसर या एज ए रिमोट कॉन्ट्रैक्टर वर्क करते हो, तो या तो आपकी कंपनी किसी थर्ड पार्टी के साथ फैसिलिटेट करेगी, जैसे remote.com है या इस तरीके की कंपनी होती है जिनकी एक इंडियन आइडेंटिटी है, और वो आपका पेरोल हैंडल करेंगे। सो वो सिमिलर स्ट्रक्चर से चलता है जैसे हम नॉर्मल जॉब करते हैं, आपका पीएफ भी कटेगा, सब कुछ होगा, बट आपका पेरोल एक remote.com या फिर रिमोट, और दो तीन इस तरीके की कंपनी है जो हैंडल करती है। या फिर आप डायरेक्ट वहां से पैसा आएगा और आइडेंटिटी आप ही हो, आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, या फिर मिडवे कोई आपका पेमेंट एग्रीगेटर है वहां पे पैसा आ रहा है। उस वे में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, बिकॉज नाउ यू वर्क एज ए आईटी प्रोफेशनल। जैसे जनरली कोई भी प्रोफेशनल होता है, जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एक प्रोफेशनल उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो सिमिलर वे में एक आईटी प्रोफेशनल भी होता है, तो आपको उसके लिए एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और फिर आपको मंथली जीएसटी फाइल करना पड़ता है, जो जो भी आपकी इनकम हो रही है उसको रिपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से मतलब काइंड ऑफ एक आपको बिजनेस सेटअप करना पड़ता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक स्मॉल बिजनेस, बट आप अपने घर से सेटअप कर सकते हो। एक जीएसटी नंबर लेना एज ए पर्सनल
बंदा, मतलब जीएसटी पहली चीज़ तो फ्री है, आप कोई भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। जस्ट आपके फाइलिंग के चार्जेस लगते हैं जो सीए, या अगर आप खुद कैपेबल हो यूट्यूब से देख के कर सकते हो तो बेस्ट है। नहीं तो आप किसी भी प्रोफेशनल को हायर करो, सीए को, या किसी भी क्लियर टेक्स है, कुछ फर्म्स है मतलब इंडिया में जो इस चीज़ को फैसिलिटेट कर देती है, उनके थ्रू आप लो, वो आपको एक जीएसटी नंबर दिला देंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर आप अपने जीएसटी नंबर पे वो अमाउंट को शो कर सकते हो, और आप नॉर्मल अपने सेविंग्स अकाउंट में उस पैसे को ले सकते हो, मतलब किसी भी कंट्री से आ रहा है जो भी। हम्म। और कितना आसान या मुश्किल था ये कंपनी सेटअप कर पाना, कितना टाइम लगा इसमें? जनरली मतलब जो टाइम लगता है वो जीएसटी नंबर ऑब्टेन करने में, वो आई थिंक 15 से 30 डे के आसपास है। मुझे ऐसा ही कुछ लगा था, 15 से 20 दिन लगे थे। सेकंड चीज, मैंने खुद से नहीं किया, मैंने किसी से मतलब क्लियर टेक्स के थ्रू ही किया था। मैंने डायरेक्ट मतलब क्लियर टेक्स पे मैंने रिक्वेस्ट डाली, उनके नॉमिनल से चार्जेस थे 500-700 कुछ रुपीस के, 599 या कुछ ऐसे उन्होंने उस टाइम पे लिया था। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, आपके आइडेंटिटी कार्ड, आप जहाँ पे मतलब आप प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका लगेगा, और साथ में कुछ असेंशियल यूटिलिटी बिल्स आप लगा सकते हो अपनी मतलब उस रेजिडेंस को क्लेम करने के लिए कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरे नाम पे ही है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आप दे दोगे उनको और वो फिर फाइल हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वो प्रोसेस है, लाइक प्रोसेस होने में 15 डेज और 20 डेज के अराउंड लगता है, और आपको आपका जीएसटी नंबर मिल जाता है। ओके। और जैसे नेदरलैंड्स में फॉर एग्जांपल हम लोग टैक्स तो सालाना भरते ही हैं, बट जैसे हर क्वार्टरली हमें वैट भी भरना पड़ता है, तो इंडिया ओके। में भी ऐसा कुछ सिस्टम है? हाँ हाँ, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में अब वैट तो खत्म हो गया, अब तो जीएसटी है सब कुछ। जीएसटी में क्लोजेज हैं कि अगर आपका जो फ्रीलांस या फिर जो रिमोट जहाँ से आपको कंपनी है जिससे आपको पैसा मिल रहा है, अगर वो विद इन इंडिया है तो आपको फ्लैट 18% जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। हम्म। अगर वो आउटसाइड इंडिया है, अगर आपका इंटरनेशनल इनकम है, ग्लोबल आ रहा है, तो उस पे इंडियन गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ओके। आपको जस्ट रिटर्न फाइल करना पड़ता है एज इन डॉक्यूमेंटेशन कि इतना मैंने रिसीव किया है, बट उस पर जीएसटी 0% है। सो ओके। वट एवर यू विल गेट आपके अकाउंट पे सीधा आ जाएगा, बट आपको हर महीने सीए से वो जीएसटी फाइल कराना पड़ेगा, जिसमें आप अपने इनवॉइसेस दोगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स शो करोगे। एंड अगर आपका क्लाइंट इंडिया का है तो देन यू हैव टू पे 18%। ओके। तो हम जीएसटी और वैट की बात कर रहे हैं, तो हम टैक्स की बात भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल। टैक्सेशन कैसा है, मतलब एज एन एम्प्लॉय, एज एन फ्रीलांसर, क्या डिफरेंस पाया तुमने? राइट, सो जब आप एज ए फ्रीलांसर वर्क करते हो तो फिर टैक्सेशन आपको एट द एंड सेम ही रहता है, कि मतलब आपको वही जो आपकी टोटल इनकम है उस पर आपको टैक्स देना है। बट कुछ क्लोजेज हैं जिसमें फ्रीलांसर्स को या फिर प्रोफेशनल्स को रिबेट मिलती है। लाइक अगर मैं जीएसटी के थ्रू भी आप मैं बता रहा हूँ आपको, जीएसटी तो आपको देना ही नहीं है अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया से इनकम लेके आ रहे हो। उसके साथ साथ जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके इनकम में से माइनस होते हैं। सिंपल, जैसे हम कोई अपना बिजनेस खोलते हैं ना, तो आप शो कर सकते हो कि ये मैंने, सपोज मेरा 100 रुपीज इनकम है और मैंने 40 कहीं पे एक्सपेंस हो गया, मैं रॉ मटेरियल लाया और समथिंग समथिंग लाइक दैट, और 60 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट आया, तो 60 पे आप टैक्स दोगे। तो सेम जो लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं फॉर प्रोफेशनल के लिए, जब आप मतलब एज ए फ्रीलांसर वर्क करते हो। बट इसमें एक क्लोज होता है 44AD। उसमें क्या है कि आपको कुछ ऑडिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप एक अजम्पशन से ये बोलते हो कि 50% ऑफ माई इनकम इज एक्सपेंसेस, और गवर्नमेंट ने उसकी एक लिमिट रखी है कि फ्रॉम दिस ईयर वो है 75 lakhs, कि अगर 75 आपकी lakhs, इनकम, ओके। हाँ, इनकम ईयरली 75 lakhs से कम है, तो आपको ऑडिटिंग की या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 50% को अपनी इनकम दिखा सकते हो और 50% एक्सपेंसेस, एंड सो देन जो भी आप। 75 लाख तक अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 37 लाख के आसपास ये हाँ हाँ, जो पैसा आपके है, एग्जेम्प्ट हो वो जाएंगे आप एज फॉर एन एक्सपेंस टैक्स। दिखा सकते हो, राइट। और उसमें आपको ऑडिटिंग की भी जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें मेरे को ऑडिटिंग कुछ भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट आईटीआर फाइल करते हुए शो करोगे कि ये मैं 44AD के अकॉर्डिंग अपने इनकम फिल कर रहा हूँ, और उसमें आप 37.5 लाख, अगर आपकी 75 लाख मान के चल रहा हूँ मैं, तो वो आप डालोगे।
तो उस पे आपका जो नेट इनकम जो निकल के आती है हमारी, जब हम जॉब भी करते हैं तो राइट। एग्जाम्पशंस हटा के जो नेट इनकम निकलती है, तो वो नेट इनकम आपकी वो 37.5 लाख लगेगी। और उस पे फिर आप अपने जो भी मतलब फिर स्लैब्स के हिसाब से जो भी कैटेगरी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप फिर टैक्सेशन लोगे। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा भाई, अगर तुम डाउट में हो फ्रीलांसिंग करनी है कि नहीं, तो आई थिंक इस क्लॉज से तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। राइट। हमें नेदरलैंड्स में भी हमें थोड़ा रिबेट मिलता है, बट वो जो रिबेट है वो तो नो वेयर नियर है जो अभी तुमने बताया। मेरे ख्याल से मैं कॉम्प्लीमेंट ही दूंगा कि भाई ये जो पॉलिसी है इसकी वजह से इन ए वे फ्रीलांसर्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। और अगर कोई थोड़ा भी डाउट में है कि फ्रीलांसिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो आप सीधा सीधा ये समझ लें कि अगर हम 80 लाख का एक्सपीरियंस है तो 40 लाख तो आप सीधा अपनी आपकी जेब में है, और उसके ऊपर जो पैसा है उस पर आपका टैक्स लगेगा। तो इससे एक बहुत ही तगड़ी बचत होती है। तो राइट। ऑसम। इवन इवन आप इसको और भी नीचे लेके जा सकते हो। इट डिपेंड्स ओके। कि मतलब आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आप एक्सपेंस ज्यादा करते हो, बट आईटी में मैं कहूंगा कि आपके एक्सपेंस होते नहीं है उतने, आप नहीं लेके एग्जैक्टली। जा पाते। बट अगर आप चाहो, आपके पास सीए है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, मतलब फ्रीलैंसिंग में सपोज आप प्रोजेक्ट लेके आते हो और आपने अपने साथ कुछ लोगों को रखा हुआ है फॉर सैलरी, आपने हायर कर रखे हैं लोगों को, तो वो उनकी सैलरीज भी एक एक्सपेंस की तरह काउंट होती है और वो और नीचे लोअर डाउन तक जा सकता है। बट इट डिपेंड्स कि मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा है। बट अगर आप सोलो वर्क कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है कि मतलब आप 30 लाख या 25 लाख का एक्सपेंस दिखा पाओ, कुछ होता नहीं बिल्कुल है उतना। बिल्कुल। और ये अलाउड है, जैसे मान लो कि यहाँ पर भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे एक कंपनी होती है और एक वन मैन कंपनी भी होती है। हाँ, तो ये जो वन मैन जो सिस्टम बताया आपने जो कंपनी का, इसमें पॉसिबल है कि आप लोगों को सब हायर कर सकते हो, राइट? राइट। आप मतलब आप उनको पेरोल पे हायर नहीं कर सकते, बट आप हम्म। सिमिलर वे में, आप जैसे आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हो, आप काइंड ऑफ फ्रीलैंसिंग आप सर्विसेज ले सकते हो किसी और से। राइट। राइट। मतलब आप कोई आपके लिए काम करके दे रहा है, आप वो आपको इनवॉइस देगा, आप इनवॉइस को पे आउट कर सकते हो। आप एक कंप्लीट आप कंपनी नहीं फॉर्म कर सकते, उसके लिए आपको एक या तो एज ए फर्म प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप आपको रजिस्टर करना पड़ता है। बट हाँ, आप दूसरे लोगों से सर्विसेज ले सकते हो और उनको पे कर सकते हो। राइट। ओके। दूसरा सवाल, आई थिंक ये तो हुआ सेटअप के अराउंड, टैक्सेशन के अराउंड। अभी जैसे आपने बताया कि सबसे पहले यूज आपने एक प्रोडक्ट कंपनी में काम करना शुरू किया था, फिर आपने एक सर्विस कंपनी में काम करना शुरू किया, और इवेंचुअली आपने कॉन्ट्रैक्टिंग और फ्रीलांसिंग की, राइट? तो ये सारे एक्सपीरियंस करने के बाद, परमानेंट मतलब प्रोडक्ट कंपनी में काम करने के बाद, सर्विस कंपनी में काम करने के बाद, कॉन्ट्रैक्टिंग और फ्रीलांसिंग के बाद, कौन सा काम करने का तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों? अभी तक तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग में काफी अच्छा लगता है। एक तो हम्म। बेस्ट पार्ट है कि रिमोट सेटअप होता है, आप रिमोटली वर्क करते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई रहती है। दूसरा, इस चीज से क्या फायदा है कि मतलब जो आपको पे रेट मिलता है वो ग्लोबल वाला मिलता है रादर देन हम जो मतलब लोकली मिलता है हमें इंडिया में। सो ग्लोबल पे रेट काफी हाई होता है अगर हम कंपेयर करें मतलब इंडिया के पे रेट से। सो ये दो तो मेजर एडवांटेज मुझे लगते हैं कि एक रिमोट और दूसरा ग्लोबल पे रेट। इसके अलावा तीसरी चीज मुझे थोड़ी कल्चर वाली चीज भी है कि हाँ, जब आप वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काम करते हो, आपका क्लाइंट यूएस में है, यूके में है, यूरोप में है, तो उनका कल्चर सिग्निफिकेंटली बेटर होता है इंडियन वर्किंग कल्चर से। वो चीज आपकी नॉर्मल जॉब में भी हो सकती है, कभी कभी होता है आपका क्लाइंट बाहर का है और आप वो कल्चर आपको इंडिया की कंपनीज में भी मिल जाएगा। बट ये तीन चीजें मुझे लगती है कि कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ मैं ज्यादा अट्रैक्ट होता हूँ उनकी वजह से। राइट। एंड ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। आई मीन, अच्छा पैसा कम समय में, रिमोट काम बिल्कुल। करना जहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है लोकेशन की, हम्म। और जो वर्क कल्चर का बताया आपने, मैं भी एग्री करता हूँ। मैंने हर तरह के कस्टमर के साथ काम किया है, और स्पेशली अगर मैं यूरोप की भी बात करूँ तो यहाँ के कस्टमर काफ़ी काफ़ी अच्छे होते हैं। राइट। वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा कोई और चीज़ों में अंतर पाया हो, जैसे कि परमानेंट जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें होती हों जो आपको लगता हो कि यार ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, तो ये तो चीज़ें हुई जो जनरली हुई। कुछ, या या आई थिंक लाइक कुछ इंटरनल कंप्लायंसेस वाली चीजें भी होती हैं कि बहुत सारी चीजों से आप फ्री अप हो जाते हो। लाइक मीटिंग्स हैं या एसेंशियल्स ट्रेनिंग्स हैं, ये है जो आप एक परमानेंट जॉब वाले बंदे को करनी ही पड़ती हैं। और राइट। कॉन्ट्रैक्टर उनके लिए लायबल नहीं होता उतना, अगर उसके राइट। लिए ऑप्शनल है, वो करना चाहे ना करे।
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय जो होता है वो ज़्यादा मतलब उसको आप कह सकते हो जैसे कि सपोज आपको कोई नए लोग हायर करते हैं तो इंटरव्यू के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय जो फुल टाइम एम्प्लॉय है उससे इंटरव्यूज दिलवाए जाएंगे, रादर देन जो कॉन्ट्रैक्टर होगा। कॉन्ट्रैक्टर का सिंपल मीनिंग है कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो आप जो एक्सटर्नल चीजें होती है ना बहुत सारी जो इंटरनली मतलब कंपनी में चलती रहती है कि आज ये करना है आज वो करना है या फिर नॉलेज शेयरिंग सेशन कर लेते हैं ये कर लेते हैं, तो उन चीज़ों से आप थोड़ा सा बच जाते हो। कहीं ना कहीं टाइम का एडवांटेज है बट कुछ चीज़ों में लगता है कि ठीक है यार सोशल कनेक्ट थोड़ा कम हो गया है। तो दोनों राइट चीज़ें हैं उसमें। राइट, बट आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम लो वैल्यू एक्टिविटीज़ मानते हैं, चाहे राइट। वो मीटिंग्स हुई ये सब जो बाकी की चीज़ें हुई, इससे आप बच जाते हो। बिल्कुल। इसके अलावा आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है जैसे इवन जो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो चक्कर होता है हाँ। ना, उसको देखने का राइट राइट। तरीका आई थिंक एज ए फ्रीलांसर और एज एन चेंज एम्प्लॉय हो काफ़ी जाता है। बदल जाता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको इस बारे में? जैसे मान लो कंपनी में तो अप्रेजल्स वगैरह होती हैं, राइट, उनका एक अलग तरीका अप्रेज करने का, राइट। फ्रीलांसर्स का अपना एक अलग तरीका है, तो क्या डिफरेंस पाया इस टॉपिक के ऊपर? मैं एक तो मतलब एक मुझे इसमें दो पॉइंट है। एक तो आपको एज सच एक फॉर्मली अप्रेजल वाली चीज में नहीं जाना पड़ता। राइट आप एक प्रोजेक्ट करो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप खुद से बोल सकते हो कि मेरा पे रेट मैंने इंक्रीज कर दिया है। अगर थिंग्स वर्क आउट तो आपको नया पे रेट मिलेगा। ठीक है। और दूसरा आप टाइम के साथ साथ अपने आवरली जो पे रेट होता है कि आज सपोज आप $20 पर आवर पे वर्क करते हो आज, 6 मंथ बाद आपको लगता है कि आप बेटर कैपेबल हो तो आप उसको $25 पर आवर पे कर दोगे। और राइट आपके क्लाइंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाते हैं तो आपको अपने आप को ऐसे शो नहीं करना पड़ता कि अब मैं चेंज कर रहा हूँ उस चीज़ को। राइट जनरली 6 मंथ इन ए ईयर ही एक परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल होता है नॉर्मल कंपनीज में। और सेम चीज जब आपका क्लाइंट ही चेंज हो रहा है तो आप वैसे ही बोल दो कि अभी मैं $4,000 ले रहा था यार अब मैं 4,500 लूंगा नेक्स्ट क्लाइंट से। थिंग्स अगर चीजें वर्कआउट करती है तो ऑटोमेटिकली आपका अप्रेजल हो गया। और राइट सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि आपको जब इंटरनेशनल पेमेंट मिलती है मोस्टली यूएसडी में डील करते हैं हम कहीं पे भी मतलब वर्क कर रहे हैं तो चाहे वो यूरोप में हो या यूएस में हो बट आपको यूएसडी में पेमेंट ज़्यादा आती है। तो करेंसी का भी आपको बहुत फायदा मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा पे रेट ऑलमोस्ट 2 ढाई साल से सेम है इन फॉर्म ऑफ यूएसडी, बट इन फॉर्म ऑफ आईएनआर मुझे ऑटोमेटिकली ही 10 से 15% इंक्रीमेंट मिल जाता है राइट क्योंकि आईएनआर की वैल्यू कम हो जाती है यूएसडी के। जब मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक तब 72 या समथिंग कुछ था फॉर $1 आईएनआर का रेट, अभी 85 है। राइट सो वो 13 रुपीज मेरे को बहुत फायदा करता है। वो 13 ऑलमोस्ट अब अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17-18% या 20% के आसपास जाएगा। तो राइट बिना कुछ किए भी मेरा अप्रेजल हो गया है, मुझे नहीं करना बिल्कुल पड़ा कुछ ऐसा। बिल्कुल, सो करेंसी कन्वर्शन अपने आप में एक बड़ा बड़ा बेनिफिट है। राइट। और आई थिंक जो अप्रेजल में भी जो आपने बताया ना कि प्रोजेक्ट्स के बीच में आपने कहा कि भाई अभी मैं 4,000 लेता था, अब मैं 4,500 लूंगा, राइट? बिल्कुल। और द फैक्ट कि कस्टमर आपको देने को तैयार है, हाँ बिल्कुल। वो एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया अप्रेजल है, राइट? और राइट। इसमें आपको किसी की खुशमदीद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको राइट। ये डर नहीं है कि मुझसे नाराज़ हो जाएगा। अगर बिल्कुल। आपका काम पसंद आएगा तो लोग आपको रखेंगे, नहीं आएगा तो हम्म, नहीं रखेंगे। तो बिल्कुल। अप्रेजल जो है हमारा थोड़ा काफ़ी रिस्की भी है बट रिवॉर्डिंग भी है। तो आई एग्री। एग्जैक्टली। और लर्निंग पॉइंट में क्या लगता है, अगर दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे एक परमानेंट जॉब में एक एम्प्लॉय रहता है, उसे लगता है मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, और राइट। फ्रीलांसिंग में तो कैसा माइंडसेट रहता है लर्निंग के हिसाब से? आई थिंक लर्निंग के हिसाब से आपकी लर्निंग बहुत हाई होगी बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, आपको भागते रहना पड़ता है। राइट आप मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं या फ्रीलैंसिंग करते हैं तो फिर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि यार मुझे सीखना नहीं है कुछ अलग। बिल्कुल मतलब आप उस कंफर्ट जोन में जा ही नहीं पाओगे कभी। क्योंकि सपोज आज आप एक क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो वो आपके टेक स्टैक में काम करता है, ठीक है। कल को आपने क्लाइंट दूसरा चूज किया, आप इम्पोज नहीं कर पाओगे कि यार हम ना मैं पाइथन पे काम करता हूँ या मैं जावा पे काम करता हूँ मैं इसी पे करूँगा। तो राइट आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। जबकि परमानेंट एम्प्लॉयज के साथ एक क्या होता है कि आप पहले टीम को इवेलुएट करते हो कि मेरे टीम में क्या कैपेबिलिटी है, कुछ नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है तो आप बोल सकते हो कि मुझे यही आता है मुझे इसी टाइप का वर्क दो, अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हो।
प्रोडक्ट में हो तो आपके हाथ में ही है कि आपको कौन सा टेक स्टैक चूज करना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्ट में मतलब फुल टाइम जॉब में रहती है कि आप जो मर्जी चाहो अपने हिसाब से करवा सकते हो। बट उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी लर्निंग वाली ग्रोथ बहुत स्लो है, क्योंकि इंटरनली मैं मानता हूँ कि हम बहुत लथार्जिक है। खासकर इंडिया में हमारी जो क्या बोलते हैं कि मतलब हम ग्रोन अप है ये ऐसे हुए हैं कि हमें एक कहते हैं ना कि डंडे की मार से ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारी वो मेंटेलिटी बहुत कम रहती है कि हम खुद से चीजें सीखें या खुद से नई नई चीजें ट्राई करें। बट जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो हम उस चीज को हो सकता है वर्ल्ड में बाकी सब लोगों से बहुत फास्टली कर पाए, क्योंकि हमें आदत है उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट की। सो उसी चीज को हमने बचपन से देखा कि जब तक चीजें बिल्कुल एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचती, जब तक हमारे ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है, हम सीखेंगे नहीं। और कॉन्ट्रैक्टिंग में आपके ऊपर नई नई चीजें सीखने का, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट काम करने का इतने ऑप्शंस होते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप बहुत चीजें सीख जाते हो। मैं बिल्कुल। इतने वेल डाइवर्स हो जाते हो। अगर मैं अपना भी बताऊं तो लास्ट के 2 से 3 साल में मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया है, मल्टीपल ऑटोमेशन टूल्स पे काम किया है। और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप मना कर दो कि नहीं यार मुझे बस यही आता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास अबंडेंस है बहुत सारी चीजों की, आपके पास मतलब मार्केट में पड़ी हुई है कि जाओ कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग की जॉब ले लो। बहुत कम चीजें हैं और आपको फिर जिस चीज पे रिक्वायरमेंट आती है उस पे काम करना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमारा प्रो भी है, ये हमारा कॉन्स भी है, राइट। एग्जैक्टली। क्योंकि जैसा आपने बताया कि भाई ये चीज़ हमें कंफर्ट में नहीं आने देती है। परमानेंट जॉब बिल्कुल। में आदमी कंफर्ट में चला भी जाता है हम्म। और कंपनी उसे अलाउ भी करती है उस कंफर्ट में रहने के लिए, कि जैसा राइट। तुमने एग्जांपल दिया, कोई बंदा हम्म। बोलेगा मुझे इस टेक्नोलॉजी पे काम आता है, मुझे इस टूल पे काम आता है, मुझे इसी में काम करना है, तो उसके लिए वैसा हम्म। प्रोजेक्ट ढूंढ लेंगे। लेकिन हमारे पास वो बिल्कुल। ऑप्शन नहीं है। हम्म। तो यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। जैसा कि हम्म। एक और चीज़ तुमने पहले बताई कि ट्रेनिंग के लिए, राइट, एक परमानेंट जॉब में राइट। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पर हम्म। यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे ऑब्वियसली। हैं और खुश भी हैं। बिल्कुल। राइट राइट। या हम्म। आई और एग्री। इवन एक और चीज भी है कि आपको जब मुझे कुछ नया सीखना होता है ना, सपोज कि आज मेरा मन किया कि यार साइप्रेस एक अच्छा टूल है या प्लेराइट अच्छा टूल है, और मैं उसको सीखता हूँ। तो एक जनरल जो बंदा वो क्या करेगा कि उसका कोर्स ले लेगा या कुछ करेगा, वो उसको सीखेगा थोड़ा थोड़ा। बट मेरी जो मतलब पर्सपेक्टिव मेरा क्या रहता है, मैं उसको थोड़ा सा सीखूंगा 20-30%। और जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो आपको एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक आपको पता होता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे वर्कआउट करेगी, और आपको पता है कि क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करना है। ठीक है, तो मैं एक फ्रीलांस का कोई वर्क उठा लूंगा जिसमें कि मैं अपने जितना मेरा पे रेट है उससे हाफ डाल के या 40% पे, जिससे कि मुझे पता है कि इतना मैं डालूंगा और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये क्लाइंट मुझे काम दे ही देगा। और राइट। ये प्ले राइट पे काम करता है। मैं 6 महीने इसके साथ काम करूंगा तो मैं ये टूल भी बहुत अच्छे से सीख जाऊंगा, और साथ में मुझे पेमेंट भी मिल रही है इस चीज़ की। कम मिल रही है थोड़ी, बट सीखने का भी मुझे पैसा मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। सो आई थिंक इसमें अगर हम और इसको गहराई में जाएं तो हम्म। तुम्हारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं, राइट। तुम्हारा जो काम करने का राइट। तरीका है, कि जैसे हम्म। हम परमानेंट जॉब में कुछ चीज़ों को देखते थे, ये यार ये मैं क्यों करूं, या मैं ये करूं। बट यहाँ बिल्कुल। पे तुमने कहा कि लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट है, तुमने कहा मैं हम्म। रेट भी आधा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सीखने बिल्कुल। का मौका मिल रहा है। राइट। तो ऐसी कुछ कोर चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि अपने आप में अंतर पाया है, कि जब मैं परमानेंट जॉब करता था तो मैं ऐसे हम्म। सोचता था इन चीज़ों को लेके, और आज मैं हम्म। फ्रीलांसिंग में जब मैं काम करता हूँ तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। ऐसा कुछ है? आई थिंक एक चीज तो लर्निंग तो फॉरमोस्ट है ही, कि मतलब हम लर्निंग को बहुत अब एक साइकिल है बिल्कुल, कि मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है, या हम्म। आप खुद के लिए कुछ गोल्स सेट करते हो। जनरली कंपनीज में जो KRA सेट होते हैं ना, कि ये एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय को ये चीज़ नहीं करनी है, या 1 साल में वो ये करेगा, तो वो अब हमें खुद के लिए करने पड़ते हैं। कि राइट। ये मेरा KRA है कि यार इस क्वार्टर में मैं कुछ नया सीख लूंगा, या कुछ नई चीज़ पे मार्केट में ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, इसकी डिमांड हाई हो सकती है प्रोबेबली इन फ्यूचर, या अभी चल रही है, तो मैं इस पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ कि पता नहीं किस चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे। एक तो ये चीज़ है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट के मतलब पर्सपेक्टिव में भी मेरा बहुत माइंड बहुत चेंज हुआ है। हम्म। कंपनी में एक हमारा मतलब इंडिया में तो खासकर एक कल्चर है शो अप वाला, कि
आपको दिखाना है 8 घंटे 10 घंटे आप काम कर रहे हो, काम कितना कर रहे हो, आउटपुट क्या है, वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज होती है। बट आपको शो करना है कि आप ऑनलाइन हो, आप बैठ के काम कर रहे हो, आप ऑफिस गए हो 8 घंटे। तो उस वे में भी एक बहुत सारी चीजें बदल गई हैं कि अब आउटपुट ड्रिवन आप वर्क करते हो, रादर देन अब जैसे पहले क्या होता था कि मैं टू डू लिस्ट या ऐसा कुछ नहीं रखता था, बस ये होता था कि ऑफिस जाना है। जब मैं एक फुल टाइम वर्कर था, ऑफिस जाना है और 8 घंटे हम स्पेंड करेंगे और वहां पे देखेंगे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, कैसे है, मेल खोल के बैठ गए, आधा घंटा मेल पड़ी है, अच्छा ये चीजें करनी है, ठीक है आज ये करना है। अब क्या होता है, उठते ही सबसे पहले माइंड में मैं मॉर्निंग वॉक के टाइम पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, ऑलमोस्ट अपना डे प्लान कर लेता हूँ कि ये मेरे काइंड ऑफ एक कैलेंडर है छोटा सा कि मुझे ये 5 टास्क आज कंप्लीट करने हैं। और वो बहुत वेरी कर सकते हैं कि कुछ मुझे कंटेंट क्रिएट करना है या कुछ मुझे क्लाइंट का काम करना है, और इस तरीके से प्लान्स बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, रादर देन कि हाँ चीज़ें अपने आप में ही चल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा टाइम पे ध्यान देते हो कि आपका टाइम कहाँ कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, रादर देन कि मतलब आपको अब, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में अगर आप बाहर की कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो वो वर्क ड्रिवन होती है, आउटपुट ड्रिवन होती है, रादर देन वो ये नहीं देखती कि आपने 8 घंटे काम किया है नहीं किया, आपने अपने टिकट्स पूरे किए हैं नहीं किए। उन क्योंकि आपको कोई रिमोट पे आप जब काम कर रहे हो, कोई बैठा नहीं है सारा दिन बैठ के कि ये बंदा ऑनलाइन है या नहीं है, क्योंकि आपके टाइम जोन सा लगे, नहीं पता किसी को कि आप किस टाइम काम करते हो। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चीज़ है जो मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज हुआ है पिछले 2-3 साल में, जब से रिमोट वर्क स्टार्ट किया है, कि कैसे अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना है, रादर देन बस कि मुझे दिखाना है कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ। आई थिंक मैं रेजोनेट कर सकता हूँ इस चीज़ के साथ जो तुमने सारी चीज़ें बताई ना। एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई तुम्हारी, राइट, इफेक्टिवनेस बिल्कुल। इंप्रूव हो गई। और वो चाय ड्रिवन डेवलपमेंट से कि ऑफिस में जाएंगे चाय पियेंगे गप्पे बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल। उस एटीट्यूड जो तुमने बताया ना कि आप टू डू लिस्ट बनाते हो, हाँ शुरू हाँ। से ही सोच रहे हो कि इसको काम को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे बिल्कुल। इफेक्टिवली किया जाए, तो बहुत आपका काम करने का तरीका बदल जाता है और एंड फॉर राइट। गुड। तो इन ए वे शायद ये जो जो तलवार हमारे सिर पे लटकती रहती है कि जो आप कभी भी जा सकता है, इससे हम और अच्छे प्रोफेशनल बन रहे हैं और हमारा काम करने का तरीका इंप्रूव होता है। फुली एग्री विद यू। तो फ्रीलांसिंग में एक अगर हम रिस्क की बात करें तो एक रिस्क जो बड़ा कॉमन होता है कि जैसे असाइनमेंट खत्म हो जाता है तो आपको दूसरा असाइनमेंट ढूंढना पड़ता है, राइट। जैसे राइट। मैं खुद फ्रीलांस काम करता हूँ तो बीच में कई बार गैप्स होते हैं। बिल्कुल। तो इसको कैसे एड्रेस करते हो आप, क्या 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 टेक्निक्स यूज करते हो कि अगला असाइनमेंट में आपको आसानी से मिल सके। राइट। सो मेजरली मैं क्या करता हूँ कि मतलब फुल टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पिकअप करता हूँ। तो उनमें होता है कि मतलब 6 महीने बाद 1 साल बाद खत्म तो होगा, ये तो मुझे पता है। तो मैं साथ साथ कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहता हूँ जो कि फ्रीलैंसिंग के होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एकदम कोर टेस्टिंग से रिलेटेड हो, बट इट कैन बी कि मतलब आप किसी के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हो या फिर किसी को मतलब मेंटर कर रहे हो, कुछ भी मतलब ऐसा कि स्मॉल टर्म्स, कि ठीक है ये तो मुझे पता है कि यार 2 या 3 महीने का गैप तो आ ही जाएगा एक दोबारा फुल टाइम चीज पकड़ने में। सब कुछ अच्छा हुआ तो हो सकता है कि आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, 2 महीने बाद मुझे मिल गया, 1 महीने बाद मिल गया। कभी कभी हो सकता है वो 4 महीने भी चला जाए, 5 महीने भी चला जाए। दो, पहली चीज तो मतलब फाइनेंशियली तो हम उसको सिक्योर कर ही चुके हैं कि एक इमरजेंसी फंड है 6 महीने का 1 साल का, कि वो साइड में रखा हुआ है कि मतलब एक टाइम मुझे पता है आएगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। और प्रोबेबली वो इतना लंबा भी जा सकता है कि 6 महीने तक मुझे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। तो एक इमरजेंसी फंड तो फाइनेंशियली तो मैंने सिक्योर करना ही है मुझे, कि ठीक है मेरे पास 6 महीने का पैसा है, 6 महीने 1 साल मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। बट सेकंड चीज मैं उसको किस तरीके से टैकल करता हूँ कि छोटे प्रोजेक्ट्स उठा लो, लाइक अपवर्क से आपने उठा लिया या लोकली कुछ उठा लिया, जिससे कि आप एक तो कनेक्ट बना रहेगा आपका काम के साथ, आपको वो नहीं होगा कि यार 6 महीने से काम नहीं किया तो मैं भूल ही नहीं गया कि काम मतलब, ठीक है कोई अपना काम भूलता नहीं है पर आउट ऑफ टच हो जाता है, वो स्पीड चली जाती है, सिंटेक्स भूल जाओगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, तो इस तरीके की चीज होती है। तो एक तो टच रहने के लिए मेरे पास काम है, दूसरा सर्वाइवल के लिए मेरे पास पैसा आ रहा है। मैं सेव नहीं कर पाऊंगा बट जो मेरा डेली का जो मतलब एक्सपेंसेस है वो कवर अप हो जाएंगे उससे, छोटे प्रोजेक्ट से। कुछ मतलब प्रोबेबली वीक में 5 या 10 घंटे का कोई काम है, अपवर्क से मिल गया कुछ, या फिर किसी के लिए फ्रीलांस में आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, किसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो इस तरीके के मैं
स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता हूँ जब मेरा वो वाला सेपरेशन आता है कि मैं एक फुल टाइम रिमोट जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे एक से दूसरे में ट्रांजिट कर रहा होता हूँ। हम्म। तो अभी भी मेरा वही फेज चल रहा है। ओके। एंड पर- कुछ वेबसाइट्स वगैरह फॉलो करते हो या कुछ एजेंसीज हैं जो इसमें हेल्प करती हैं नए असाइनमेंट्स में? कैसे काम करता है ये? हाँ राइट। सो इंडिया में मतलब काफ़ी हैं इस तरीके की एजेंसी, मेजरली वो मतलब ग्लोबली वर्क करते हैं, तो जिनका मैं पार्ट हूँ। अगर मैं बताऊँ तो अभी जो सबसे ज़्यादा मैंने जिसके साथ काम किया वो एंडेला है। हम्म। स्टार्टिंग में मुझे एंडेला से मिला था, तो अभी तक एंडेला के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, अब हो गया ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो जाएंगे। इवन उनके मतलब जो टेस्टिंग कम्युनिटी है उनका मैं कम्युनिटी चैम्पियन भी हूँ। उसके साथ साथ टॉपटेल है, बट आई थिंक टॉपटेल का भी क्योंकि एक तो वेस्ट की मार्केट थोड़ी डाउन है, तो अभी ये सब उतने पीक पे नहीं है। एक टाइम पे था कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा अप्रोच करते थे इंजीनियर्स को कम्युनिटी में आने के लिए, बट अभी उतना नहीं है क्योंकि वेस्टर्न मार्केट मतलब उतना अप टू द मार्क नहीं है, थोड़ा स्लो हुआ है। तो टॉपटेल है, ट्यूरिंग पे आप कर सकते हो, ब्रेन ट्रस्ट है। तो जितनी भी इस तरीके के ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करने वाले मतलब टैलेंट मैनेजमेंट वाले बोलते हैं एजेंसीज उनको, वो है, उनमें मैंने सब में अपना अकाउंट बनाया हुआ है और मैं फ्रिक्वेंटली उनमें चेक करता रहता हूँ, ऑलमोस्ट डेली या हर 2 दिन में, कि कोई नई ओपनिंग तो नहीं है, और जो भी है तो मैं उन पर अप्लाई कर देता हूँ। उसके अलावा जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फ्रीलांसर, अपवर्क और लिंक्डइन, इन 3 चीज़ों पे ही मतलब मैं मोस्टली इन 3 चीज़ों पे ही वर्क करता हूँ। फाइवर है, बट फाइवर पे मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है। मेजरली आई थिंक ग्राफिक डिजाइनर्स और वेब डेवलपर्स, उनके लिए वो बड़ी मार्केट है, बट टेस्टिंग के लिए मैंने बहुत कुछ ज़्यादा फाइवर पे देखा नहीं। अपवर्क पे मैं बहुत रिलाई करता हूँ। लिंक्डइन तो है ही है, मतलब लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ अप्लाई करते हो, बट जितनी भी मेजर अपॉर्चुनिटीज मिली है वो मुझे लिंक्डइन से ही मिली ओके। तो कॉम्बिनेशन है बेसिकली, एजेंसीज भी हेल्प करती हैं, है। राइट। वेबसाइट्स भी हेल्प करती हैं। और लिंक्डइन कैसे हेल्प करता है? मैं थोड़ा लिंक्डइन के बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज इवेंचुअली एटलीस्ट यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो लिंक्डइन पे जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का मार्केट थोड़ा अलग काम करता है। बिल्कुल। बट लिंक्डइन से आपको विजिबिलिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल आपको राइट। कनेक्शंस मिलते हैं। तो इंडिया में थोड़ा अलग है क्या मतलब लिंक्डइन से जॉब्स भी मिलती हैं, मतलब कैसा है ये? नहीं कभी मतलब लिंक्डइन पे जो उनका जॉब्स वाला पोर्टल है ना, उससे तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उतना ज़्यादा वर्कआउट करता है। अभी भी जो इंटरनेशनल जॉब्स है वो आप लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई करोगे। जो राइट। लोकल वेबसाइट्स है, नौकरी, इंडीड, उन पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा जल्दी से। बट लिंक्डइन हेल्प कैसे करता है कि सपोज कि मतलब छोटी अपॉर्चुनिटीज जो है, आपको जैसे मैं आर्टिकल राइटिंग की आपको बता रहा था, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको लोग लिंक्डइन पे ही अप्रोच कर सकते हैं, और कहीं पे उन्हें नहीं पता चलेगा कि यार मनीष कोई ऐसा बंदा है या प्रमोद कोई ऐसा बंदा है जिसको राइट। इस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो टेस्टिंग के लिए, और वो हमारे लिए कोई हेल्प कर सकता है इन डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन या ब्लॉग्स लिखने में। वो चीज़ आपको लिंक्डइन इज काइंड ऑफ लाइक के फ्रीलांसर्स और हम कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो का काम करता है वो। तो इस वे में मुझे बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता हूँ कि लोग मतलब मुझे देख सकें, और किसी को पता हो कि हाँ एक बंदा है जो जिसको ये स्किल्स आती है वो इंडिया में है, उनको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, फेयर इनफ। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वो ये है कि किसी भी नए असाइनमेंट में, जैसे मान लो आपको एक साथ 3-4 जगह से असाइनमेंट आ जाए, राइट? बिल्कुल। तो आपके क्राइटेरियाज क्या हैं? मतलब डिसाइड कैसे करते हो कि भाई मुझे ये असाइनमेंट ज्वाइन करना है या ये असाइनमेंट ज्वाइन नहीं करना? तो ऐसे क्या क्या क्राइटेरियाज है? आई थिंक मतलब आप इसी तरीके से देखते हो कि पहली चीज़ तो कि मतलब पे रेट क्या मिल रहा है आपको, कि कौन अच्छा पे रेट दे पा रहा है आपको। सेकंड फिर आता है कि थोड़ा बहुत आप कल्चर फाइंड आउट करते हो हल्का फुल्का, कि कंपनी कैसी है। तो ऑल तो कल्चर आप ऐसी चीज़ है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा पता कर नहीं सकते किसी के नहीं कर बारे में, सकते, बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा हो, बट जिस टीम का आप पार्ट होगे वो मैनेजर उतना अच्छा नहीं है, तो एक टीम में माइक्रो मैनेजमेंट हो सकती है, और हो सकता है उस पर्टिकुलर टीम का कल्चर उतना अच्छा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। और अपोजिट भी हो सकता है कि कंपनी का कल्चर बहुत ही बेकार है, बट जिसको आप रिपोर्ट करते हो, आपका टीम लीड या आपका मैनेजर, वो इतना चिल बंदा है कि आपको कभी कोई इशू ही नहीं हुआ।
सो कल्चर का आप ज़्यादा जल्दी से फाइंड आउट कर नहीं सकते अनटिल अनलेस आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ना पता हो कि यार ये मेरा मैनेजर होगा और ये टीम है और इसमें मेरा कोई बंदा काम करता है, मैं उससे पता कर सकता हूँ। सो कल्चर सेकेंडरी चीज होती है थोड़ी, बट फिर भी बंदा फिगर आउट कर लेता है कि ठीक है, ग्लास डोर पे चेक कर लिया या और वेबसाइट्स वगैरह पे देख लिया कि किस टाइप के रिव्यू हैं। उसके अलावा पे रेट आप देखोगे, फिर चीज आती है कि टेक स्टैक क्या है, कि मतलब उनको वो एग्जैक्ट क्या चीज चाहिए, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उस चीज का, और मेरा मोटिव क्या है उस चीज से, क्या मुझे उस टाइम पे मतलब दो दो फेज में होता हूँ मैं। एक फेज में मेरा ये है कि मुझे ये फास्टली ये काम कर रहे हैं, अगर मुझे ये होगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा और भी काम है, सपोज मेरे पास 2-3 काम है फ्रीलैंसिंग के, तो मैं एक या दो ही ऐसे रखूंगा जो कि लर्निंग में मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लाइक मैं अपनी बताऊं तो पाइथन मुझे बहुत अच्छे से आती है, 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा सबसे ज़्यादा पाइथन में ही है। तो अगर मुझे एक पहले से ऑलरेडी लर्निंग वाला काम मिला हुआ है कि जिसमें मेरे को जावास्क्रिप्ट पे काम करना है और कोई एक नया टूल है जिसमें मैं अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करूंगा, तो मैं सेकंड असाइनमेंट ऐसा ढूंढूंगा जो पैरेलली मुझे करना है, तो जिसमें पाइथन हो और इजी वर्क हो जो मैंने कर रखा हो पास्ट में, ताकि मुझे अपना ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड ना करना पड़े, मैं इजीली वो नेविगेट कर सकूं। बट अगर ऑलरेडी मेरे पास ऐसे वाला काम है कि जो बहुत ही मैं कहूँ कि मतलब बटरी चल रहा है, कुछ अपनो ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, तो सेकंड काम मैं ऐसा ढूंढ सकता हूँ कि जो थोड़ा सा कि ठीक है यार, चेंज के लिए कुछ डिफरेंट ढूंढता हूँ कि यार इसमें कुछ डेवऑप्स वाली चीज़ें सेटअप करनी है, या यहाँ पे बैकएंड का ज़्यादा हैवी चीज़ है, एसक्यूएल के साथ ज़्यादा खेलना है, इसमें मेरा ज़्यादा दिमाग लगेगा, मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं वो मिक्स ऑफ बोथ रखता हूँ कि एक लर्निंग भी चलती रहे और कुछ एक स्टेबल चीज़ें भी चलती रहे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा देखना भी ना पड़े। ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल टिप दी तुमने लोगों को कि अगर मल्टीपल असाइनमेंट्स करने हैं तो एक कंफर्ट जोन हो गया अपना, राइट, वहाँ पे बिल्कुल। अपना आराम से काम चल रहा है। एक हाँ। जगह पे हम अपने आप को खुद थोड़ा डिस्कम्फर्ट में डाल रहे हैं बिकॉज हम सीखना बिल्कुल। चाहते हैं। हम्म। और ये चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी में भी काम आ सकती हैं, डोमेन में भी काम आ सकती हैं, कहीं पर भी हाँ। आपका। और मतलब आई थिंक जो चीज़ मुझे बड़ी कमाल की लगी वो ये है कि कितनी सारी चीज़ों में जो हमारी सोच है वो कितनी बिल्कुल। सिमिलर है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर आप कहीं कहीं काम कर रहे हो तो आपके कुछ कंफर्ट एरियाज होने चाहिए और कुछ राइट। नए एरियाज होने चाहिए, ताकि आप नए एरिया में पूरी एनर्जी लगा सको। और बिल्कुल। कंफर्ट एरिया आपको हमेशा वो क्वेश्चन दे कि आपको वहाँ वो टाइम बचा सकते हो जहाँ किसी और को लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। इवन जो वैल्यू सिस्टम की बात की ना, कि जो तुमने 3 हम्म। चीज़ें बताई, हम्म। मेरे भी यही 3 पॉइंट है कि भाई किसी भी कंपनी में यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, एक पैसा राइट। इंपॉर्टेंट होता है, एक टेक स्टैक इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। एंड मैंने पिछले कई सालों में जो एक्सपेरिमेंट्स किए ना, इससे काफ़ी कुछ पता भी लगा कि कभी बिल्कुल। मैंने पैसे को ऊपर रखा, कल्चर नीचे, लर्निंग नीचे। तो राइट। दूसरे असाइनमेंट में समझ में आया नहीं 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 नहीं, ये चीज़ ऊपर आती है ऊपर और करके पैसा रखते। इसके नीचे। तो ये काफ़ी, हर प्रोजेक्ट ने काफ़ी सिखाने का मौका दिया। बट कुल बिल्कुल। मिला के जो तुमने बताया कि ये 3 चीज़ें हैं जो एज ए फ्रीलांसर्स हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कि राइट। आपको पैसा कैसा है, आपका लर्निंग के लिए क्या है, और कल्चर जैसा तुमने बताया कि भाई वो तो वहाँ जाके ही पता लगेगा, हाँ, एग्जैक्टली। उससे पहले पता नहीं लग सकता। और मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा जो तुमने बोला ना कि भाई कंपनी का कल्चर खराब हो सकता है, लेकिन अगर हाँ। तुम्हारी मैनेजमेंट और टीम अच्छी है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और बिल्कुल। कंपनी कितनी अच्छी हो, अगर तुम्हारी टीम खराब है हाँ। तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुम फिर दुखी रहोगे। सो एग्जैक्टली कुल मतलब। मिला के वो मैनेजर जो है उसका बहुत हम्म। बड़ा प्रभाव होता है, आपकी जो टीम, आपके जो कलीग्स हैं, उसका एक बिल्कुल। बहुत बड़ा रोल होता है आपके साथ राइट। काम करने में। सो वो हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि मतलब खुद के मरने के बाद ही स्वर्ग दिखता है। तो ये जब तक आप काम करना मतलब एंट्री नहीं करोगे ना टीम में, आपको नहीं पता चलेगा कि कल्चर कैसा है, आपके साथ चीजें कैसी है, बॉन्डिंग कैसी है आपके सीनियर्स की। सो वो आप मतलब कितना ही आप डिग इन कर लो कहीं पे भी, वो आप नहीं पता कर सकते जनरली कि मतलब कल्चर कैसा चलता है एक टीम के अंदर। बिल्कुल, और मैं कहावत भी याद रखूंगा, ये खुद खुद के मरने के बाद स्वर्ग दिखता है। आई थिंक ये काफी काफी अच्छी कहावत है। एक्सपीरियंस से बिल्कुल। आदमी बहुत कुछ सीखता है। राइट। ठीक है, तो आई थिंक अब मैं आई थिंक हम लोग थोड़ा टाइम के करीब भी आ रहे हैं, 1 घंटे के बिल्कुल। आसपास, तो हम लोग अभी एक रैपिड राउंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। तो अब तुमने हर जगह काम किया, राइट? मैंने ऑलरेडी तुमसे सवाल पूछा है, बट अगर तुम्हें 2 बिल्कुल। चॉइसेस मिले, तो मैं फ्रीलांसिंग का चॉइस नहीं दे रहा, अगर तुम्हें ऐसा सिचुएशन हो जाए कि भाई फ्रीलांसिंग मिल ही नहीं रहा है, राइट,
और हमें मुझे कुछ उठाना ही पड़ेगा अभी के लिए, राइट। और तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट कंपनी का ऑप्शन है और एक लेट्स से सर्विस कंपनी का, तो कौन सी प्रेफर करोगे और क्यों? अभी के लिए तो जो रिमोट दे दे, डजेंट मैटर कि मतलब सर्विस बेस्ड है प्रोडक्ट बेस्ड है, एट द एंड आपको काम तो प्रोडक्ट के लिए ही करना है। तो जहाँ पे मतलब रिमोट कल्चर मिल जाए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ओके। हम्म, और दूसरा सवाल, अगर मान लो हम्म, दो कंपनीज हैं, दोनों जगह से हम्म, बिल्कुल इक्वल ऑफर आ रहा है पैसों को लेके, एक राइट। स्टार्टअप है जिसमें मान लो आई डोंट नो 30-50 लोग हैं, और एक बहुत बड़ी स्टेब्लिश्ड कंपनी है जहाँ पे हजारों लाखों लोग हैं, तो किसको प्रेफर करोगे और क्यों? सेम मतलब पैसा ऑलमोस्ट सेम है। पैसा सेम है, शायद दोनों रिमोट भी दे रहे हैं, तो दोनों में वो चीज़ भी सेम है, तो किसे प्रेफर करोगे? राइट। फिर आई थिंक मैं एंटरप्राइज को ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि वर्क प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि अब वो आपने जब आप फ्रीलांसर वाली चीज़ें करते हो ना, तो आपको खुद के भी बहुत सारी चीज़ें चलती है। राइट। तो रादर देन कि मतलब आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हो किसी के लिए, बट स्मॉल चीज़ें की, जैसे अब यूट्यूब भी है, हम यूट्यूब कर रहे हैं, अगर मैं स्टार्टअप में काम करूंगा तो चांसेस बहुत कम है। हो सकता है स्टार्टअप्स के कल्चर भी अच्छे होते हैं आज के टाइम पे, बट चांसेस कम है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ही हो, रिलायबिलिटी आप पे ज़्यादा है। तो कुछ भी चीज़ होगी तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि उतने रिसोर्सेज नहीं है। सो आई थिंक मतलब मैं फिर ईज के साथ ज़्यादा जाऊंगा कि एंटरप्राइज लेवल पे जाओ, जहाँ पे थोड़ा आपको ईज मिलेगी और आपके पास अपना काम करने के लिए भी टाइम है। फेयर पॉइंट। तीसरा जो सवाल है वो काफ़ी मिलता जुलता है, जो तुम ऑलरेडी बता चुके हो, हम्म, राइट? तुमने तीन चीज़ें हम्म, बताई, भाई पैसा इंपॉर्टेंट होता है, कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, और टेक हम्म, स्टैक इंपॉर्टेंट होता है। अगर राइट। तुम्हें इन्हें एक ऑर्डर में लाना पड़े, तो क्या तुम्हारा ऑर्डर होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है, फिर कौन सी, और तीसरे नंबर पे कौन सी है? आई थिंक सबसे ऊपर तो पैसा ही है। अगर सिग्निफिकेंटली हाई नहीं है तो फिर मतलब मैं सेकंड चीज़ों पे जाऊंगा। अगर सिग्निफिकेंटली हाई है कि मतलब आप पैसे में ऐसे कहूँ कि एक जगह पे मुझे आधा पैकेज मिल रहा है और दूसरी जगह पे डबल मिल रहा है, मतलब कहीं मुझे 15 LPA मिल रहा है या कहीं 30 LPA मिल रहा है, तो फिर नो डाउट कल्चर वल्चर सब बाद में, 30 LPA लो। राइट। हाँ, बट अगर वो डिफरेंस माइनर है कि मतलब 1 लाख 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, फिर सेकेंडरी चीजों में बंदा देखेगा कि हाँ यार टेक स्टैक कौन सा है, मैं किस में ज्यादा ईज फील करूंगा, या फिर कंपनी का कल्चर कैसा है, पॉलिसीज कैसी हैं। फिर वो सेकेंडरी चीजें आती हैं कि आप किस चीज, फिर वो वाली कंपैरिजन वैल्यू आती है ना कि कितना लूज करके आप क्या चीज गेन कर रहे हो। मतलब राइट। ऐसा नहीं कि मतलब मैं 1 लाख 2 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा मिल रहे थे और मैं अपना पीस ऑफ माइंड भी खो दूं। हाँ, बिल्कुल। बट अगर वो 25-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हो कहीं पे, उसके लिए पीस ऑफ माइंड खोना है 1 2 साल के लिए, तो ठीक है, एग्री कर रहा हूँ कि मैं, हाँ, कि उसके बाद मैं बाय आउट कर रहा हूँ कुछ टाइम, जब मुझे इजीली पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बिल्कुल। आई थिंक जो जो मुद्दे की बात है जो तुमने इसमें हम्म, बताई, कि हम्म, कितना है उस पर भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, बिल्कुल। कितना पैसा है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, कितना कल्चरल डिफरेंस है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, कितना राइट। टेक स्टैक डिफरेंस है, तो ये क्वांटिटी भी डिसाइड करती है, तो बिल्कुल ब्लैक एंड बिल्कुल। वाइट आंसर नहीं है, एग्री। हम्म, अगर तुम्हें जो 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 इसी इसी टॉपिक को लेकर अगर हम बात करें, तो अगर एक जगह मान हम्म, लो तुम्हें परमानेंट जॉब मिल रही है 50 लाख में, और दूसरी हम्म, जगह तुम्हें 45 लाख में फ्रीलांसिंग करने को मिल रहा है, तो हम्म, कंसीडरिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स किसे प्रेफर करोगे और क्यों? आई थिंक अगर फुल टाइम में थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो मैं फुल टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको ग्लोबल पे मिलती है, और वो पे एक परमानेंट रोल से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होती है। सो वो रिस्क उठाने का मन करता है कि यार ठीक है कि मतलब मैं एक स्टेबिलिटी खो रहा हूँ या फिर कुछ भी एक रिस्क ले रहा हूँ, तो उसकी एक वैल्यू है। बट अगर मुझे फुल टाइम जॉब में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इवन ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टैक्सेस के बाद वो थोड़ा कम ही मिलेगा। अगर 50 LPA मुझे एक मतलब उसमें मिलता है फुल टाइम जॉब में, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्टिंग में थोड़ा कम भी लेता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्टिंग वाला इन हैंड मेरे पास ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे उतना टैक्सेस पे नहीं करने। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत इधर उधर से, क्योंकि आप बिजनेस हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों में GST इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको, वो जो टैक्सेस है उसको भी आप ऑफसेट कर लेते हो थोड़ा बहुत। तो पैसा तो वहां ज्यादा बन जाएगा, बट आई थिंक फिर वो रिस्क लेना उतना फायदा नहीं है, क्योंकि आप
2 महीने भी जॉब नहीं करोगे, सपोज कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, नया पकड़ना है, 2 महीने भी आपने नहीं किया, तो सब इक्वल आ जाएगा। तो वो फिर मैं अपना पीस ऑफ माइंड नहीं कहूँगा, अगर मेरे को परमानेंट में ऑलमोस्ट सिमिलर सा पे मिल रहा है तो। राइट, बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल बात है, एंड आई कैन रेजोनेट, फुली रेजोनेट विद इट, कि एक बड़ा रीज़न जिसकी वजह से हम ये करते हैं वो ये है कि भाई पैसा अच्छा मिले, और अगर राइट। पैसा सिमिलर सा इनफैक्ट अच्छा मिल रहा है तो फिर वजह काफ़ी कम हो जाती है। अब मैं थोड़े नॉन टेक्निकल सवाल, मोर पर्सनल प्रेफरेंस वाले सवाल पूछूंगा कि अगर तुम्हें बिल्कुल। मौका मिले तो तुम मेट्रो में रहना चाहोगे या एक 2 टायर सिटी में रहना चाहोगे? आई थिंक मेट्रो में ही, मतलब काफ़ी 10 साल हो गए मुझे मेट्रो सिटी में रहते हुए, तो अब एक वो आई डोंट नो, मतलब नीदरलैंड्स में वो चीज़ें कैसी हैं, बट इंडिया में अब जो क्विक कॉमर्स है, 10 मिनट डिलीवरी हो जाती है आपके प्रोडक्ट्स की, ई कॉमर्स वाली भी चीज़ें बहुत फास्ट हैं, कुछ भी चीज़ें मतलब काइंड ऑफ लाइक आपके टिप्स पे इनोवेशन जो हम फील कर रहे हैं ना, वो सबसे हाईएस्ट मेट्रो सिटीज़ में ही मिलेगा आपको। तो अब हमें उस ईज की आदत है, मुझे नहीं लगता कि मतलब Tier 2 या Tier 3 सिटी में अब उतना जल्दी, मतलब ठीक है अडेप्ट तो हो जाता है इंसान, बट वो ईज नहीं मिलेगी मुझे, तो मैं मेट्रो सिटी प्रेफर करूंगा। Sounds good. और तुम क्या प्रेफर करते हो, कार चलाना पसंद करते हो, बाइक चलाना पसंद करते हो? व्हाट कार, इज योर प्रेफर्ड? कार? मतलब ओके। कार ही है। बाइक तो आई थिंक मैंने 5 से 6 साल पहले चलाई थी, शादी से पहले चलाता था, शादी के बाद स्विच हो गया कार पे, तो अभी कार ही है। ओके। ओके। और लर्निंग में तुम्हारा प्रेफर्ड मोड क्या है? जैसे बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हो, ऑनलाइन कोर्सेज करना पसंद करते हो? व्हाट इज योर प्रेफर्ड मोड? मोस्टली अगर मैं टेक्निकल पे जाऊंगा तो मैं कोर्सेज प्रेफर करता हूँ, वीडियो बेस्ड ज़्यादा रहता है, बट स्टिल मतलब कुछ फिलोसफी से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर टाइम मैनेजमेंट या इस तरीके की बुक्स, वो मैं बुक्स भी थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ। साथ साथ बुक्स भी मैं मोस्टली जो पढ़ता हूँ वो किंडल पे या फिर आईपैड में पढ़ता हूँ, मतलब हार्ड कॉपी कुछ सेलेक्टेड बुक्स की ही मैं बाय करता हूँ, जो मुझे लगता है कि यार ये वर्थ है और मैं रिपीटेटिवली इसको कभी कभी पढ़ूंगा। और इट्स लाइक कि मतलब वो उसने उस बुक ने मुझे वैल्यू दी है उतनी कि यार फॉर ए रिस्पेक्ट मैं इसको बाय करूंगा। राइट। बट मतलब रीडिंग प्रेफरेंस जो मेरा मोड ऑफ रीडिंग होता है वो किंडल होता है, क्योंकि उसके काफ़ी एडवांटेजेस है, मैं नोट्स बना लेता हूँ, बाद में पढ़ सकता हूँ, समराइज कर सकता हूँ, तो वो वही है मतलब। और टेक्निकल पढ़ना है तो कोर्सेज नो डाउट, मतलब मैं बुक्स से पहले कोर्सेज को ट्राई करूंगा, हो सकता है फिर अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए मैं बुक्स पे जाऊं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज कोर्सेज। आई थिंक बात करते करते 1 घंटा हो गया और पता ही नहीं लगा, मतलब तुम्हारे साथ बात करने में वाकई में, मतलब लास्ट टाइम भी ये था और इस बार भी, मतलब काफ़ी बिल्कुल सहज बिल्कुल। है तुम्हारे साथ बात करना। Right. और जो चीज़ मुझे थ्रू आउट इंटरव्यू महसूस हुई वो ये है कि इवन दो हमारे जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, जैसे नेदरलैंड्स में अलग चीज़ें चलती हैं, इंडिया में Right. अलग डायनेमिक्स होती हैं, बट हमारे वैल्यू सिस्टम काफ़ी सिमिलर है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तुमने जो भी बुक्स बिल्कुल। को लेके भी जो बात कही कि कई बार बुक्स मैं पहले पढ़ लेता हूँ और बाद में खरीद लेता हूँ जस्ट टू पे रेस्पेक्ट, हाँ। आई हैव राइट आल्सो राइट। डन दैट। सो इट्स वेरी इजी टू टॉक टू यू, इट इज़ वेरी नाइस टू टॉक टू यू। और मेरे ख्याल से तुमने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो लोग राइट। सोच रहे हैं कि भाई फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में क्या होता है। तो बिल्कुल। इससे पहले कि हम लोग इसको वाइंड अप करें, अगर कोई आखिरी तुम एडवाइस या सलाह देना चाहो उन व्यूअर्स को जो ये टॉक देख रहे हो और फैंस पे हो कि भाई मैं फ्रीलांसिंग करूं या फ्रीलांसिंग ना करूं, तो क्या एडवाइस होगी तुम्हारी उन लोगों के लिए? राइट। सो टेक्निकली तो आई थिंक लाइक हमने काफ़ी बातें भी की हैं, और लोग भी फिगर आउट कर ही लेते हैं कि टेक्निकली उनको क्या करना है अगर उनको स्विच करना है तो, और वो चीज़ें बहुत बार सिमिलर भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्निकली बहुत अलग करने की ज़रूरत है। एक फुल टाइम परमानेंट जॉब से हट के फ्रीलैंसिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग में जाने के लिए ऑलमोस्ट सेम स्किल्स यूज़ होती है हमारी। बट एक चीज है, मतलब बहुत लोगों के साथ रहता है कि उनको एक डाउट है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और ये मैंने भी देखा है, अगर आपको फुल टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो एक वेल एंड गुड चीज है, वरना फ्रीलैंसिंग में आपको पर आवर पे बहुत हाई होता है कंपैरेटिवली एक नॉर्मल जॉब से, बट आप 40 आवर्स का वर्क ढूंढ लो, वो एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना, कि वीक में आपके पास 40 घंटे काम करने के लिए ही नहीं है, ऑल्दो आपको पेमेंट ज्यादा मिल रही है पर आवर की,
पर आप एट द एंड मंथ में उतना नहीं अर्न कर पाओगे, क्योंकि आपको पूरे महीने का आपके पास काम नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एक पहले से थोड़ा फाइनेंशियल बैकअप रखो, कि जब आपने सोचा है कि यार अब ठीक है मुझे ट्राई करना है, तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का या 1 ईयर का एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, ताकि आप महीने या 2 महीने के बाद आपको ये ना लगे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है और ठीक है मैं चेंज करता हूँ। क्योंकि फ्रीलांसिंग टेक्स टाइम, आपको अपना एक क्लाइंट के साथ कनेक्ट बनाना पड़ता है। फिर हो सकता है पहला या दूसरा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो वो आपको इजीली मिल जाए वेबसाइट से या पोर्टल्स के थ्रू, बट जो लॉन्ग टर्म चीज़ें चलेंगी वो आपके पर्सनल नेटवर्क के थ्रू भी चलेंगे। आपने किसी के साथ अच्छा काम किया, वो आपको रिकमेंड करेगा नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट के लिए, या किसी अपने फ्रेंड को, वहां से आपके पास चीज़ें आएंगी। तो एक फुल टाइम फ्रीलांसर बनने में टाइम लगता है। सो मैं कहूँगा कि एक फाइनेंशियल बैकअप आप जरूर बनाओ, और फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग और रिमोट वाला दुनिया में मतलब कदम रख सकते हो आप। आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, एक वो तलवार नहीं लटकी रहेगी कि यार इस महीने कमाया नहीं तो घर कैसे चलेगा। राइट। एंड मे बी दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि शायद हमें इस सवाल को अलग तरीके से भी लेना चाहिए। जैसे तुमने काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स बताई कि अगर कोई सोच रहा है कि ये करना है तो कैसे करना है, कि अपना कुछ फाइनेंशियल बैकअप रखो, मान के चलो कि लंबी रेस है, इसमें टाइम लगेगा, बट शायद फ्रीलांसिंग भी हर किसी के लिए नहीं बनी है, राइट? तो ऐसा बिल्कुल। कुछ ऐसे कोई लोग हैं जो तुम्हें लगता है कि भाई अ, अगर आपकी ये ये नेचर हो तो आपको फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए, या ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हें लगता है कि नहीं, यू वुड एडवाइस कि भाई आपको शायद फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए, आपको शायद कुछ और करना चाहिए, तो बिल्कुल। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? नंबर वन तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को रहता है कि मतलब वो स्टार्टिंग से ही उनको लगता है कि यार मैं फ्रीलांसिंग ही कर लेता हूँ, जो फ्रेशर्स हैं या 1 या 2 साल एक्सपीरियंस है। तो मैं कहूँगा कि यार थोड़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि जब आप रिमोटली वर्क करते हो, मैं आज भी बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार रिमोट कल्चर अच्छा है या वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो मैं कहता हूँ अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि चीज़ें खुद रिजॉल्व कर लोगे इजीली, तो रिमोट कल्चर से बेस्ट कुछ नहीं है। बट अगर आप राइट। इनिशियल ईयर्स में हो अपने, मतलब 1 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस है, तो वो सीट पे घूम के पीछे पूछ लेते ना कि भैया ये बता दो कैसे होगा, राइट। रादर देन आप ढूंढ रहे हो कि एक टाइम स्लॉट ले लूँ आधे घंटे का, कब होगा वो, एक एक छोटी सी चीज रिजॉल्व करने में आपको आधा दिन निकल जा रहा है। और स्टार्टिंग के टाइम पे चाहे आपने कितना भी अच्छा किया हो, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। एक टाइम आने के बाद हमें आइडिया लग जाता है कि यार चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है, चाहे आज एआई है या कुछ भी हो, आपके साथ में किसी ने काम पहले से कर रखा है, वो आपको जल्दी बता देगा चैट जीपीटी से भी, क्योंकि उसको राइट। एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता है और वो रिजॉल्व कर सकता है, उसने की हुई है पहले। सो अगर आप फ्रेशर हो या आपको एक्सपीरियंस कम है, तो मैं कहूँगा फ्रीलांसिंग में मत जाओ, एक फुल टाइम जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, चीज़ों को समझो कैसे काम होता है, बिजनेस वैल्यू कैसे ड्राइव होती है। तभी आप अपने क्लाइंट को भी बता पाओगे कि यार मेरी वैल्यू ये है और मैं ये चीज़ आपको ऑन द टेबल प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि रिस्क एपेटाइट। अगर आप सोलो अर्नर हो अपने घर पे, आप पे डिपेंडेंसी बहुत है, तो एक बहुत हाई रिस्क वाली चीज़ होती है फ्रीलांसिंग। मैं कहूँगा कि वो आपके लिए नहीं है, आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है तो। हाँ, अगर आपके पास आपकी वाइफ भी वर्किंग है, या घर में और 2 लोग वर्किंग है, या फिर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, घर पे पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी अर्न कर रहे हैं, तो हाँ आप रिस्क ले सकते हो। नहीं वर्कआउट किया 6 महीने 1 साल बाद वापस आ जाना, आपकी चीज़ें कहीं जाएंगी नहीं, आपको जॉब दोबारा मिल जाएगी फुल टाइम वाली। बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, आप वो 3 महीने 4 महीने की पे लूज नहीं करना चाह रहे, तो आपके लिए एक फुल टाइम जॉब ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी दे रही है। तो आई थिंक यही 2 चीज़ें हैं। और बाकी तो मुझे लगता है कि ठीक है, ट्राई कर सकता है, और जितना कम एज में ट्राई कर ले उतना बेटर है, बस आप एक्सपीरियंस गेन कर सको वो पहले। राइट। आई थिंक ये दोनों ही काफ़ी सॉलिड एडवाइस है मनीष, हम्म। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये सवाल पूछा, वरना ये चीज़ रह जाती जो तुमने बताया ना कि भाई कैरियर बिल्कुल। स्टार्ट ही कर रहे हो तो सीधा फ्रीलांसिंग में मत घुसो, पहले सीखो, थोड़ा हम्म। पको, राइट। और अपने सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है, कितना आपके पास फैमिली सपोर्ट है, उसके बिल्कुल। बेसिस पे अगर जाओगे तो सक्सेसफुल होने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। हम्म। तो आई थिंक हमारा समय तो ऑलमोस्ट हो गया है, बट ये जो हमारा इंटरव्यू था इसमें बहुत सारी हमने प्रैक्टिकल बातें की, तुमने बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स दिए, बहुत सारी प्रैक्टिकल एडवाइस दी, और मेरे ख्याल से कोई भी अगर सोच रहा है फ्रीलांसिंग के टॉपिक को लेके कि भाई करूं या ना करूं, ये मेरे लिए राइट। है कि नहीं है, तो वो सारे ही पहलुओं पे तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिए, और बिल्कुल। वंस अगेन बड़ा मज़ा आया तुम्हारे साथ बात करने में। तो बिल्कुल आई होप बिल्कुल कि मुझे भी। हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिले,
एंड उन्हें एटलीस्ट अपना माइंड मेकअप करने में हेल्प मिले कि चाहे उन्हें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो इस टॉक के बाद उन्हें काफ़ी क्लैरिटी मिले। और अगर वो करना चाहें तो तुमने काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स बताई हैं कि सेटअप कैसे होता है, टैक्सेशन कैसे होता है, और कितना वो बचा सकते हैं जो करंट इंडिया में जो सेटअप उसके हिसाब से। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस टॉक, और एज ऑलवेज इट वाज अ प्लेजर। और बिल्कुल मैं काफ़ी सेम खुश हूँ कि कि मैं इस बार तुम्हें ज़्यादा सुन पाया और राइट। काफ़ी तुमसे सीखने का मौका मिला, तो नहीं थैंक यू। बिल्कुल बहुत ईज से हम काफ़ी मैंने ऑब्जर्व किया है, एक ईज होती है हमारी बात करने में और काफ़ी चीज़ें मैच होती हैं हमारी। ऑल्दो मतलब हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, बट कुछ प्रिंसिपल्स हैं आई थिंक जो सेम रहते हैं, आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो। सो राइट, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, और थैंक्स मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए कि थैंक यू आपके मनीष, व्यूअर्स के साथ मैं कनेक्ट कर पाया। थैंक यू। सो अब हम वाइंड अप करेंगे और उसके बाद में भी मैं और मनीष थोड़ी बातचीत चालू रखेंगे, बट दिस इज इट। बिल्कुल। थैंक यू बाय। फॉर लिसनिंग टू अस। बाय बाय।